सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, और हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी हमने न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस देखा कि भैया फूड कैसे हासिल होता है और कैसे सेल तक पहुंचता है। तो आपकी जो इंटेस्टाइन थी अब वहां से निकल के बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचेगा। तो इसको पहुंचने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम होना चाहिए। भाई आपको अपने स्कूल जाना है तो घर से स्कूल तक के लिए कोई ऑटो लोगे या साइकिल से या बस से, किसी भी तरह जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम होना चाहिए ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तो जो फूड आपके इंटेस्टाइन में बिल्कुल सिंपल हो चुका है उसे अलग अलग सेल तक पहुंचना है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम ज़रूरत पड़ेगी। जो आपकी ऑक्सीजन है जो लंग्स के अंदर है वहाँ से ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल तक पहुँचनी है, तो वहाँ फिर से एक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ सेल के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा बॉडी से बाहर निकालने के लिए फिर उसे एक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक सवारी की ज़रूरत पड़ेगी जिस पे लद के ठूस के वो बाहर निकले यहाँ से। ठीक है, तो यही हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। बाकी बॉडी के अंदर कोई कार बस तो चलेगी नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से किसी भी चीज़ को दूसरी जगह पहुँचाना, सिंपल। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे बेसिकली वो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इंसानों में कैसे ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम होता है वो हम बात करेंगे। तो पहले यहाँ आपको एक एक्टिविटी मिल जाएगी, एक्टिविटी 6.7। देखो इसको मैं पहले ही बता दूं, ये एक्टिविटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी इसमें से शायद ही कुछ पूछा जाए और जो भी कुछ भी पूछा जाएगा वो भी मैं बता ही दूंगा। बाकी एक्टिविटी और एक्टिविटी की तरह नहीं है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सके। तो मोटे मोटे तौर पर हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि है क्या ये चीज़। तो इसमें क्या करना है, आपको किसी भी हेल्थ सेंटर जाना है जो भी आपके लोकेलिटी में आपके आसपास हो, और वहाँ जाकर आपको फाइंड आउट करना है, पता लगाना है कि नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन कंटेंट की ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती है, यानी इंसानों के अंदर हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है, जो उसकी रेंज होती है वो क्या होती है। ठीक है, ये आपको जाके पता करना है। ठीक है, तो अब जाकर वहाँ जब पूछोगे तो आपसे पूछेगा कि ये बताओ किसके बारे में आपको जानना है, मेल के बारे में जानना है, फीमेल के बारे में जानना है, कि आपको चिल्ड्रन के बारे में यानी बच्चों के बारे में जानना है, क्योंकि तीनों का अपना अपना लेवल अलग होता है। तो आप कहोगे तीनों ही बता दो हमको। तो जब तीनों आप देखोगे कि हाँ भाई मेल का क्या लेवल है, फीमेल का क्या लेवल है, चिल्ड्रन का क्या लेवल है, तो आपको कुछ चीज़ पता चलेगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ कि किसका क्या लेवल होता है। तो जब आप चिल्ड्रन का देखोगे यानी बच्चों का देखोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे हो सकता है, कहीं पर भी कम कहीं पर ज़्यादा होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो रेंज होती है वो आपका 11.5 से लेकर 15.5 तक रहती है। अच्छा जी, आपने ये देख लिया। अब आप फीमेल का देखोगे तो वहां पर लिखा होगा आपको 12.1 से लेके आपका 15.1 तक। ठीक है, अब मेल का देख लेना तो यहाँ करीब करीब 13.6 से लेकर 17.7 तक रहता है। ठीक है, अब ये डाटा आपको याद नहीं रखना। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है वो हम बात कर लेते हैं कि आपको जब ये डाटा आपने देख लिया तो आपसे पूछ रहा है इज इट सेम फॉर द चिल्ड्रन एडल्ट। तो एडल्ट और चिल्ड्रन का क्या सेम है? तो भाई आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि चिल्ड्रन का यानी बच्चों का सबसे कम है, उससे ज़्यादा फीमेल का है और सबसे ज़्यादा मेल का है। ठीक है, इसकी रेंज का अगर एवरेज निकालोगे तो चिल्ड्रन का सबसे कम आएगा, उससे ज़्यादा फीमेल का, उससे ज़्यादा मेल का। तो बस आपको यही याद रखना है कि हीमोग्लोबिन लेवल किस में ज़्यादा होता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में बना तो बस यही बन सकता है। अब यहाँ पूछ रहा है क्या कोई डिफरेंस होता है हीमोग्लोबिन लेवल का मेन और वुमेन यानी मेल और फीमेल में। तो हाँ भाई, देख लिया हमने कि मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है, मेल का ज़्यादा होता है, फीमेल का कम होता है। अब आपको क्या करना है, विजिट अ वेटरनरी क्लिनिक, यानी जहाँ पशुओं का यानी एनिमल्स का इलाज होता है वहाँ पर आपको जाना है और पता लगाना है कि नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन कंटेंट की एनिमल्स के अंदर क्या होती है। अब देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एनिमल तो बहुत सारे हैं। अब आप गए वहाँ पर कुत्ता बिल्ली के पता करके चले आए और आपसे एग्जाम में पूछ लिया काऊ का, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आप किसी भी एनिमल का पूछ लो। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया कि जाकर पता कर लेना बफेलो और काऊ, वरना ही सोचते रहोगे किसका पता करें हम। ठीक है, तो आपको आसानी के लिए दे दिया कि जाकर पता कर लेना। चलिए काऊ का देख लेते हैं कि काऊ की केस में क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काव्स मेल एंड फीमेल एनिमल्स। यानी पशुओं की बात करें, किसी भी एनिमल को आपने चूज़ कर लिया, जैसे आपने गाय को चूज़ कर लिया तो उसका जो बछड़ा होता है उसका क्या कंटेंट होगा, गाय का जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल क्या होगा, और जो आपका बुल होता है जो सांड होता है उसका क्या होगा। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, काऊ मेल है काऊ फीमेल। भाई ये बताओ मेल काऊ भी होती है क्या? कहीं देखा आपने मेल काऊ? तो काऊ फीमेल होती है और काऊ का जो मेल वर्जन होता है उसे हम बुल कहते हैं, सांड कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तो वहां पर हमने देखा कि काव्स का, ठीक है, और आपने देखा काऊ का,
और आपने देखा बुल का, ठीक है। तो काव्स का अराउंड कितना होता है 8.96, ऊपर ज़्यादा थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है। बाकी काऊ का आपका 10.9 हो गया। अब इसमें प्लस माइनस जो आता है आपका 0.86, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10.9 भी चल जाएगा, ठीक है। बाकी बुल की बात करें तो इसका 12.8, इसमें भी आप प्लस माइनस 0.8 लग कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई। अब इसको देख के बताओ किसमें ज़्यादा है। भाई बुल में सबसे ज़्यादा है, उससे कम काऊ में, उससे कम काव्स में। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जहाँ पर इनका जो मेल वर्जन होता है उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। जैसे हमने ये वाले केस में देखा कि भाई जो इसका मेल वर्जन है बुल है उसका ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी फीमेल का हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा होता है और मेल का कम होता है, ठीक है। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा अभी आगे है जो स्टार्ट होगा। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, कंपेयर करना है आपको डिफरेंस सीन इन द मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है उसको कंपेरिजन करना है, यानी ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल को कंपेयर करो और एनिमल्स में मेल और फीमेल को कंपेयर करो। तो देखो पहले हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे क्या लिखा वो भी देख लेते हैं। हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन, यानी इस डिफरेंस को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी सिंपल आपसे ही पूछ रहा है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो भैया मेल का ज़्यादा है, मतलब मेल और फीमेल डिफरेंस है, तो मेल का ज़्यादा और फीमेल का कम क्यों है। तो मेल का भाई इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि मेल के अंदर एक हार्मोन पाए जाते हैं जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। TESTOSTERON, टेस्टोस्टेरोन। ये एक हार्मोन होता है जो मेल के अंदर मिलता है। ये एक तरह से मेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी क्या, बेसिकली ऐसे समझो जो सेल की एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है, यानी सेल और ज़्यादा वर्क करने लगता है और ज़्यादा उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। तो हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये सेलुलर एक्टिविटी जो होती है, सेल के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसको इंक्रीज कर देता है। अब सेल के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी का मतलब क्या है, ज़्यादा एनर्जी कैसे निकलेगी भाई, एनर्जी निकल कैसे रही है, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि जो आपका फूड था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी बना रहा था। यानी आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो भैया ज़्यादा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। इसी की वजह से बहुत तेज़ी से हमारा जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग सेल्स तक पहुंच पाता है। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन सेल तक पहुंच पाएगा, जल्दी पहुंच पाएगा और उतना ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो इसीलिए मेल का ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इन केस अगर पूछा जाता है तो याद रखना कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेल का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी आप ये कह सकते हो कि बच्चों में भी तो मेल होते हैं, तो उनमें क्यों नहीं होता, कि देखो बच्चे की बॉडी भी छोटी होती है। अब भले ही वो इधर इतना ज़्यादा उछल कूद मचाता है लेकिन उसकी बॉडी भी उतनी छोटी होती है, तो इसलिए वो ओवरऑल लेवल उसका कम ही होता है। तो अब इससे ज़्यादा ना आपसे कुछ पूछा जाएगा और ना आपको इससे ज़्यादा इस एक्टिविटी में जानना भी है, ठीक है। अब मेन टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। हम ये पहले के सेशंस में देख चुके हैं कि जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। किसको ले जाता है, जैसे आपका फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर होते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्लास 9 में आपने ये चीज़ सीखी होगी कि जो ब्लड है वो क्या है, बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो आपका ब्लड है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। एक तरह से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है, जोड़े रखता है कि भाई जो आपका ब्लड है वो बॉडी के हर हिस्से में है, तो एक तरह से कनेक्शन मेंटेन रहता है। किसी की भी चीज़ का भी ट्रांसफ़र कहीं पर भी पहुंचाना हो तो वो ब्लड के अंदर फ्लो होते हुए जाएगा, तो वो जिसको जहाँ पर भी जाना होगा वो पहुँच जाएगा। तो इसीलिए इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इसके पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो ब्लड क्या होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है, यानी ये पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल्स मैं बताऊँ कि आपने पानी लिया और उसके अंदर 1 चम्मच आपने शुगर डाल दी, ठीक है। उसको चम्मच से अब चलाओगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो सोल्यूशन बना है उसे आप एक्सप्लेन करो कि ये क्या है, तो आप इसमें कहोगे कि इसमें एक लिक्विड वाला हिस्सा है जो कि वाटर है और इसमें सॉलिड वाला हिस्सा है जो कि शुगर है। भले ही वो शुगर डिज़ोल्व होकर गायब हो गई, हमें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हम ये कहेंगे कि इसमें एक लिक्विड वाला हिस्सा, इसे वाटर कहते हैं, और एक सॉलिड वाला हिस्सा जो आपका शुगर है प्रेजेंट है। तो ब्लड में भी ऐसा होता है, जो लिक्विड वाला हिस्सा होता है, फ्लूइड मीडियम होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में क्या होता है, सेल्स आर सस्पेंडेड, जो सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, यानी एक तरह से कह लो लटके रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो तैरते रहते हैं उसमें। यानी जो प्लाज्मा है, लिक्विड वाला हिस्सा है ब्लड का, उसके अंदर सेल डिज़ोल्व नहीं होते, घुले नहीं होते, बल्कि उसी में तैरते रहते हैं, ठीक है। यही जो आपका प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी बॉडी के अंदर वो वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेल से जो आपके वेस्ट निकल रहे होते हैं ना, वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं,
उनको ट्रांसपोर्ट करता है किस फॉर्म में, इन डिसॉल्व फॉर्म। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेल किस फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं, तो आप कहोगे सेल सस्पेंडेड रहते हैं। वहीं अगर फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो वो डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं, यानी उसमें घुल जाते हैं। अब देख के बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सकते कि ये फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। डिसॉल्व में क्या होता ही होता है, जिस चीज़ में कोई चीज़ डिसॉल्व होती है उसमें एक तरह से वो गायब हो जाती है। तो ये हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन का बताओ, कि ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, तो नहीं भैया, ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रहता। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है प्लाज्मा में, लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहता। तो ऑक्सीजन कैसे बॉडी के हर हिस्से में, हर सेल्स तक पहुंचता है, तो उसको हम देखते हैं। ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। जो आपके आरबीसीज होते हैं वो इस ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, और आरबीसी क्या है, आपके सेल हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लो आपके आरबीसी जा रहे थे, उसी पे ये लोग ऑक्सीजन लपक गए, ठीक है, चढ़ गए उसी पर। और भी बहुत से सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका सॉल्ट हो गया, ये भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सॉल्ट को भी एक जगह से दूसरी जगह ब्लड ही पहुंचाता है। अब देखो अलग अलग जगह पहुंचा रहा है, ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी भाई, एक पंप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपके घर में पानी हर जगह तक पहुंचे, खासतौर से आपकी जो टंकी रखी होती है वहां तक पानी चढ़ सके, उसके लिए क्या करते हो, घर में आप पंप लगाते हो जो प्रेशर बनाता है ताकि पानी हर जगह तक पहुंच सके। इसीलिए ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड को हमारे टोज तक, पैर के अंगूठे तक जाना है और सर तक जाना है, ठीक है। इतना ऊपर नीचे ब्लड को फ्लो करना है हर जगह, तो उसके लिए भी पंप की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्या करे, पुश करे ब्लड को पूरी बॉडी के अराउंड। और एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब की जरूरत पड़ेगी भाई। आपने पंप तो लगा दिया, लेकिन पाइप भी तो लगाना पड़ेगा, पाइप का कनेक्शन बनाओगे तभी तो पानी हर जगह पहुंचेगा। जैसे घर के एग्जाम्पल लें, इसी तरीके से ब्लड हर जगह पहुंचे, इसके लिए ट्यूब की जरूरत होगी जिसके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है, ताकि जो ब्लड है वो सारे टिश्यूज तक पहुंच सके। और एक ऐसा सिस्टम भी होने की जरूरत है जो इंश्योर करे दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। तो भाई जैसे आपके घर में मान लो कोई भी लीकेज वगैरह हो जाता है पाइप में, या कहीं पाइप टूट गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप मैकेनिक लाते हो, उसकी रिपेयरमेंट कराते हो। अब आपकी बॉडी के अंदर जो ट्यूब्स लगे हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ तो कोई मैकेनिक जाएगा नहीं, बाहर से तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब बॉडी के अंदर ही कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर इस नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम आती है जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, एक पंपिंग ऑर्गन हो गया, एक ट्यूब्स का नेटवर्क हो गया, और रिपेयर करने वाला सिस्टम हो गया। 3 चीज़ हो गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पंप के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है, हमारा हार्ट है। हार्ट ही ये पंपिंग का काम करता है। जो हमारा हार्ट है वो क्या है कि मस्कुलर ऑर्गन है, यानी इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है। मसल का काम क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सके, यानी जो सिकुड़ सके और फैल सके। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जो मस्कुलर टिश्यू होती है, जैसे मैं इसका एक नॉर्मल वर्जन बनाऊँ, ये आपकी मस्कुलर टिश्यू इस तरह से होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। ये इसका नॉर्मल कंडीशन है, ये फैल जाती है, ठीक है, यानी ऐसे फैल जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी तो ये लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन वाला स्टेट है। और ये सिकुड़ भी जाती है, ठीक है, सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन वाला हो गया, ठीक है। तो मसल्स की खासियत यही होती है कि वो एक्सपैंड कर सकती हैं, फैल सकती हैं और सिकुड़ कर सकती हैं, ठीक है। तो हमारे हार्ट का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी यहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। और कितना बड़ा होता है हमारा हार्ट, एज बिग एज अवर फिस्ट, हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। आप फिगर देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड में बनी हुई है, यही आपका हार्ट का सेक्शनल व्यू है, ठीक है। यानी हार्ट को ऐसे काट दें तो सामने से आपको किस तरह से दिखेगा, ये वो दिखाया गया है कि अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। इसको भी हम देखेंगे, पहले हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोनों ही, चाहे आप ऑक्सीजन ले लो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, इसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड। ब्लड के अंदर ही ये दोनों चलते हैं। इसलिए जो हार्ट है उसके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, ताकि वो ब्लड जो ऑक्सीजन रिच है, यानी जो ऑक्सीजन लेकर जा रहा है ब्लड, वो मिक्स ना हो पाए उस ब्लड से जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जा रहा है। तो चलिए मैं इसे डायग्राम बनाकर एक फ्लो डायग्राम से समझाता हूं कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है, फिर हम रीड कर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ हम बनाते हैं, ये फ्लो डायग्राम आप बुक में बना सकते हो, सिर्फ याद रखने के लिए, एग्जाम में बनाने के लिए नहीं है। इससे आपको क्या होगा, जो थ्योरी वाला हिस्सा है वो एक तरह से आपने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो याद रखने में, बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी। तो यहाँ मान लो ये हमारा क्या है, लंग्स है, ठीक है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो आपके लंग्स के अंदर एल्वेलाइज होती हैं, उस पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी वहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो लंग्स से ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है। तो अब जो ब्लड लंग्स से आगे की तरफ बढ़ेगा वो वाला ब्लड होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो लंग्स से जो आगे की तरफ बढ़ने वाला ब्लड है वो कैसा है,
इसके पास ब्लड है और साथ ही साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। ये आगे बढ़ेगा। अब देखो, ऑक्सीजन की ज़रूरत बॉडी के हर सेल को है ताकि वहाँ से वो एनर्जी निकाल सके। ये ऑक्सीजन कौन पहुँचाएगा? ब्लड। यानी ब्लड और ऑक्सीजन दोनों को ही बॉडी के हर सेल तक पहुँचना है। तो भाई अपने आप से तो दौड़ेगा नहीं, उसको प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। एक प्रेशर बन जाए जिससे वो बॉडी के हर हिस्से तक पहुँच सके। तो वो प्रेशर बनाने का काम कौन करेगा? वो करेगा आपका हार्ट। तो ये हमारा आ जाता है हार्ट, ठीक है। तो वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, जो ऑक्सीजन रिच था, जिसे हम कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये नाम याद रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है अच्छी खासी अमाउंट में, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो। अब हार्ट क्या करेगा? कुछ चेंज नहीं करेगा, बस कि प्रेशर बढ़ा देगा जिससे इसके पास एक स्पीड बन जाए कि बॉडी के हर हिस्से तक पहुंच सके। तो अब यहाँ से भी क्या निकलेगा? वही ब्लड, इसके पास ऑक्सीजन है। अब ये बॉडी के हर सेल तक जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ बना देते हैं बॉडी के हर सेल में ये इंटर करेगा। जब सेल के अंदर जाएगा तो वहाँ कहानी क्या होगी इसको हम देख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर कहानी क्या हो रही है कि आपका सेल में ग्लूकोज भी पहुँच रहा है और ये ब्लड के साथ ऑक्सीजन पहुँच गया, इन दोनों की रिएक्शन हो गई तो एनर्जी निकलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब जो हमारा ऑक्सीजन था उसकी जगह ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो गई। तो अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा उसमें क्या होगा? ब्लड के साथ साथ हमारा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जिसे हम कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसके अंदर आपके ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये कहाँ जाएगा? इसे लंग्स के पास जाना है ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर जाए और लंग्स से फिर वो बाहर निकल जाए। जैसे कि हमने रेस्पिरेशन में देखा था कि जब हम सांस निकालते हैं बाहर, ब्रीद आउट करते हैं, तो वो जो एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ब्रीद इन वाले केस से ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। तो इसे लंग्स तक पहुंचने के लिए फिर प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। भाई सेल से अभी निकला है, इसके पास इतना प्रेशर नहीं है कि ये लंग्स तक अपने आप पहुंच जाए। तो ये क्या करेगा? पहले हार्ट के पास जाएगा ताकि वो पंप करे और प्रेशर बने ताकि वो लंग्स तक पहुंच सके। तो एक बार फिर से ये कहाँ जाएगा? ब्लड हार्ट में जाएगा। लेकिन इस बार कौन सा ब्लड जा रहा है? वो ब्लड जा रहा है जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हार्ट इसे पंप करेगा, प्रेशर बनाएगा, तो ये कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में। कौन सा पहुंचेगा? यही ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाला, क्योंकि हार्ट सिर्फ पंप करेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं करेगा। अब ये कहाँ चला गया? वापस हमारे लंग्स में। तो इस तरह की ये साइकिल चलती रहेगी। ये डायग्राम आप बना सकते हो, एक तरह से रिवीजन में आपके काम आएगा, ठीक है। एग्जाम में नहीं बनाना, बस ऐसे बनाना है। तो अब यहाँ ये देखो कि हार्ट में 2 बार ब्लड जा रहा है। एक बार जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि वो मिक्स ना होने पाए। इसलिए क्या होगा, जो आपका हार्ट है, वैसे इस तरह नहीं होता, नीचे अभी हम देखेंगे उस तरह से होता है, उसको हम 2 हिस्से में बांट दें इस तरह से, ठीक है। ये इसका लेफ्ट वाला हिस्सा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब कहोगे ये लेफ्ट कैसे है? तो भाई ऐसे समझो कि आप किसी सामने वाले के हार्ट की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो किसी भी सामने वाले बंदे के रिस्पेक्ट हम जब बात करते हैं तो हमारा जो राइट होता है वो उसका लेफ्ट हो जाता है, यानी लैटरल इन्वर्जन हो जाता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बंदे को अपने सामने खड़ा करना और आप अपना राइट हैंड ऊपर की तरफ उठाना और उससे कहना, जो आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी तरफ चेहरा करके, कि तुम अपना राइट हैंड उठाओ, ठीक है। तो जैसे आपने ये वाला हाथ उठाया था, ये आपका राइट हो गया, तो वो बंदा जो होगा वो अपना राइट इधर उठाएगा क्योंकि उसके हिसाब से ये वाला राइट है, ठीक है। तो आपका राइट इधर था लेकिन सामने वाले बंदे का राइट इधर, तो इसका लेफ्ट इधर क्योंकि आपका लेफ्ट इधर है, ठीक है। तो हार्ट भी हम ऐसे समझ लो कि सामने वाले हार्ट, अगले बंदे की हार्ट की हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारा राइट है वो उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो हार्ट में हमारे 2 हिस्से हों, जिसमें हमारा एक तो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड आए, पंप होके यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है, ये हो गया। और एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो राइट साइड से इधर इंटर करे, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, यानी ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वो अपना पंप होकर निकल जाए, दोनों मिक्स ना होने पाए, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इतनी कहानी आपने समझ ली, वही चीज़ें आपकी नीचे लिखी हुई है, पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो चलिए पहले हम डायग्राम ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड है वो आपके हार्ट के अंदर एंटर करेगा। कहाँ पर एंटर करेगा? ये ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है,
इंटर आपका सबसे पहले करेगा लेफ्ट एट्रियम। किस रास्ते से आएगा? जिस ट्यूब से आएगा उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन्स। वेन्स वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट के अंदर पहुंचाती हैं, ठीक है, उसे हम वेन्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड इंटर करेगा वो किसके थ्रू करेगा? जो आपका पल्मोनरी वेन्स है उसके थ्रू इंटर करेगा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? लेफ्ट एट्रियम में पहुँचेगा। फिर यहाँ से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर इंटर करेगा। फिर यहाँ से ये ऐसे होते हुए बाहर निकल जाएगा, किसके थ्रू? एरोटा के थ्रू, ठीक है। ये तो कहानी हो गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अभी इसकी डिटेल हम देखेंगे कि बेसिकली कैसे वर्क करता है। एक शॉर्ट में आपने ये समझ लिया क्योंकि हम इस डायग्राम को समझ रहे हैं, ठीक है, कि एक एक पार्ट हमको समझ में आया कि इस पार्ट का क्या काम है। अब देखो, जिसका राइट वाला हिस्सा है, यानी जो ब्लू सेक्शन आपको दिख रहा है, ये इसका राइट वाला हिस्सा है। यहाँ पर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ इंटर करेगा? राइट एट्रियम के अंदर इंटर करेगा। किस रास्ते से इंटर करेगा? देखो, दो जगह से इंटर करेगा। एक तो आपका वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, ठीक है, यहाँ से इंटर कर रहा है, ये वाले हिस्से से, यानी हार्ट के ऊपर का जो हिस्सा है बॉडी का, वहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो इस हिस्से से इंटर करेगा, ठीक है, जो आपका वेना कावा है अपर बॉडी का हिस्सा, यहाँ से इंटर करेगा। और हार्ट के नीचे की जो हिस्सा है बॉडी के जो पार्ट्स हैं, वहाँ से जो ब्लड आया वो कहाँ से इंटर करेगा? वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, ठीक है, ये यहाँ से इंटर करेगा। इस जगह से ऐसे एंटर करेगा तो दोनों जगह से, ऊपर से भी नीचे से, वो कहाँ आएगा? जो आपका एरिया है वो आपका राइट एट्रियम है, ठीक है, इस चैम्बर के अंदर एंटर करेगा। फिर यहाँ से आपका जाएगा कहाँ पर? ये आपका राइट वेंट्रिकल है, इसके अंदर एंटर करेगा। फिर यहाँ से होते हुए ये जब निकलेगा तो उसके बाद दो रास्ते होंगे, एक तो ये इधर चला जाएगा और एक इधर निकल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल रहा है वो हमारा क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरीज। तो आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट से ब्लड को बाहर निकालती। अभी आगे आएगा तो हम वहाँ देख लेंगे। तब आप कहोगे ये दो रास्ते कैसे हैं बाहर निकलने के? तो ये जो रास्ता है ना, ये आपके जो लेफ्ट लंग्स हैं वहाँ पर जाता है, और ये जो रास्ता है ये आपके जो राइट लंग्स है वहाँ पर जाएगा, ठीक है। लंग्स हमारे दोनों साइड होते हैं ना, राइट लेफ्ट। तो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड निकला है वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो इधर से लेफ्ट में चला गया और इधर से राइट में चला गया। और जिन ट्यूब के जरिए निकला वो ट्यूब्स क्या होंगी? आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट से ब्लड को बाहर निकालती होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी लेफ्ट वाली पल्मोनरी आर्टरी है, और इधर ही आपका यहाँ पर दिया तो नहीं हुआ है, लेकिन राइट वाली पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। बाकी हार्ट के जो दोनों हिस्सों को डिवाइड करती है, जो एक तरह से वॉल का काम करती है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स ना होने पाए, वो आपकी क्या होता है? सेप्टम होता है, डिवाइडिंग वॉल। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा पार्ट होता है हार्ट का जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स नहीं होने देता? तो वो आपका सेप्टम होता है, ठीक है। डायग्राम आप समझ गए। तो चलिए हम इसे रीड करते हैं और समझते हैं। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, उसे लंग्स तक पहुंचना है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर है वो रिमूव हो सके, ठीक है, वो बाहर निकल सके। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स के अंदर, यानी वो ब्लड जिसने ऑक्सीजन लिया है अभी लंग्स से, उसे हार्ट तक वापस पहुंचाया जा सके ताकि हार्ट पंप करके बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचा सके, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, ताकि हर बॉडी तक ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच सके, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको फिगर 6.11, अगर आप बुक लेके बैठे हो तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा उसमें, क्योंकि यहाँ एक बार में मैं सारे डायग्राम नहीं दिखा सकता, या तो एक्सप्लेन ही कर लूँ तो डायग्राम ही दिखा लूँ, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देखते रहना जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस डायग्राम की बात हो रही है। वैसे मैं एक डायग्राम बनाया है, चलिए उसको दिखा देते हैं साइड में। अब यहाँ देख सकते हो राइट साइड में आपका एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है। इसकी मदद से हम इस चीज़ को समझेंगे। पहले जो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है उसको मैं इस फ्लो डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर हम रीड करते जाएंगे और आप आसानी से समझ जाओगे। तो सबसे पहले क्या होगा? लंग्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी वो ब्लड इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो लंग्स से निकलेगा, और यहाँ से होते हुए वो सबसे पहले हार्ट में किस जगह इंटर करेगा? आपके जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पर इंटर करेगा, यहाँ पर ब्लड भरेगा। लेकिन ब्लड भरेगा कैसे? उसके लिए जो आपका ये लेफ्ट एट्रियम है ना, ये रिलैक्स करेगा। रिलैक्स का मतलब क्या है? जैसे आपसे कोई कहे कि रिलैक्स हो जाओ, यानी अपनी बॉडी को एकदम लूज कर दो। तो उसी तरह जो लेफ्ट एट्रियम वाला चैम्बर है ये रिलैक्स करेगा, यानी इसकी जो वॉल्स है ना ये फैल जाएंगी, जिससे जगह मिल जाएगी ब्लड को आने की। ब्लड अंदर आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड भर गया,
जब भर जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा यानी दबाएगा। तो उस दबाने से क्या होगा, जैसे बैलून के अंदर आपने पानी भर दिया, अब उसका माउथ आपने खोल दिया, ठीक है। तो जब बैलून को आप दबाओगे तो पानी बाहर निकलेगा प्रेशर से। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी, जब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी अपनी वॉल्स को दबाएगा, तो ब्लड कहाँ जाएगा बेचारा, फिर ये दूसरी तरफ भागेगा। किस तरफ भागेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड भागेगा। तो दबाने की वजह से जो आपका लेफ्ट एट्रियम था ये खाली हो जाएगा और अब ब्लड कहाँ आ गया, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ पर एंटर कर गया ब्लड। जब यहाँ भी भर जाएगा तो वही कहानी, जो काम लेफ्ट एट्रियम ने किया था वही धोखेबाजी वाला काम ये भी करेगा। जो ब्लड भर गया था इसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। कैसे, अपनी वॉल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा यानी दबाएगा। दबाएगा तो क्या होगा, बेचारे ब्लड को फिर बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ से होते हुए वो कहाँ जाएगा, बॉडी के ऑर्गन्स तक, बॉडी के हर पार्ट तक पहुँचेगा, हर सेल तक पहुँचेगा। वहाँ कहानी क्या होगी, जैसा कि आप जानते हो, वहाँ पर रिएक्शन होगी और ये जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जो ब्लड यहाँ से निकलेगा वो वाला ब्लड होगा जिसको जो कि डीऑक्सीजनेटेड होगा, यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ से जाते हुए ये जाएगा फिर से हार्ट के पास, क्योंकि इसे पंप कराना है, लंग्स तक पहुँचाना है। तो यहाँ पर जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ एंटर करेगा, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ से एंटर कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करेगा तो किस चैम्बर में एंटर करेगा, जो आपका राइट एट्रियम है वहाँ पर एंटर करेगा। ऑक्सीजनेटेड वाला कहाँ एंटर किया था, लेफ्ट एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड वाला यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है वो राइट एट्रियम में एंटर करेगा। यहाँ भी कहानी वही रहेगी, राइट एट्रियम रिलैक्स किया जिससे ब्लड अंदर आ गया, फिर ये सिकुड़ेगा, इसको दबाएगा, तो यहाँ ब्लड किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आप पहुँच जाएगा, ठीक है, राइट एट्रियम से खाली हो गया। कैसे पहुँच गया, क्योंकि राइट वेंट्रिकल रिलैक्स किया। देखो सिंपल सी बात है, जब रिलैक्स करेगा तो ब्लड अंदर चला जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी सिकुड़ेगा तो ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कैसे भरा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ। फिर से राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबाएगा, तो फिर क्या होगा, ब्लड निकलेगा और एक तरह से प्रेशर बनेगा इसमें, क्योंकि वो चीज़ दबा रहा है, ठीक है। जैसे बैलून हो, उसके अंदर पानी भरा है और आप उसको दबाओगे तो क्या होगा, बहुत प्रेशर से पानी निकलेगा, तो वही होगा। तो ऐसे ही काम करता है, इसी तरह से पंप करता है हार्ट। तो ये ब्लड वापस लंग्स में चला जाएगा, यही कहानी है और यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई, कुछ अलग नहीं हुआ। जो आपका ऑक्सीजन ब्लड होगा लंग्स से वो कहाँ जाएगा, एक थिन वॉल्ड अपर चैम्बर, ऊपर वाला जो चैम्बर होगा जिसकी वॉल पतली होंगी हार्ट की, जो कि लेफ्ट साइड में, इसे हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, वहाँ पर ये ऑक्सीजन रिच वाला एंटर करेगा, ठीक है। जो आपका लेफ्ट एट्रियम है फिर रिलैक्स करेगा, तब जाके ब्लड उसके अंदर कलेक्ट होगा। जब वो सिकुड़ेगा तो वो अगले चैम्बर जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं वहाँ चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल आपका रिलैक्स पोजीशन में है। तो जब रिलैक्स है तो इस तरह से ब्लड उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या होगा, पंप आउट हो जाएगा बॉडी की तरफ, ठीक है, बॉडी के हर हिस्से तक पहुंच जाएगा। यही कहानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की है कि ये कहाँ से आ रहा है, बॉडी से ब्लड निकलते हुए आ रहा है, बॉडी के पार्ट से। कहाँ एंटर करेगा, ऊपर वाले ही चैम्बर में एंटर करेगा, लेकिन इस बार वो राइट साइड में एंटर करेगा, जिसे हम राइट एट्रियम कहते हैं। कैसे एंटर करेगा, जब वो रिलैक्स करेगा तभी एंटर करेगा। अब जब राइट एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, दबाएगा अपनी वॉल्स को, तो ब्लड आपके जो लोअर चैम्बर है वहाँ पर एंटर कर देगा, जिसका नाम राइट वेंट्रिकल हमने देखा था। तो वहाँ ये ब्लड भर जाएगा। इस तरह से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर जब राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, वो पंप आउट करेगा ब्लड को लंग्स की तरफ, ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके, यानी उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ सके। अब जो आपके वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ पर दोनों वेंट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है, लेफ्ट और राइट। ये क्या करते हैं, इन्हें पंप करना होता है ब्लड को इनटू वेरियस ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को, लंग्स को छोड़ के वहाँ ब्लड पहुँचाता है। जो आपका राइट वेंट्रिकल है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, वो ब्लड को लंग्स तक पहुँचाता है, ठीक है। तो इनका काम ये होता है कि पंप आउट करना, ब्लड को हार्ट से बाहर निकालना प्रेशर के साथ। इसलिए जो इनकी वॉल्स होती हैं, यानी वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है, थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। देन एट्रिया डू, एट्रिया क्या है भाई, दोनों जो एट्रियम है ना, एक राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, इन्हीं को हम एट्रिया कहते हैं। एक तरह से कह लो एट्रियम का ये प्लूरल फॉर्म है। एट्रिया आपसे कहा है, इसका मतलब दोनों की बात कर रहा है, राइट और लेफ्ट की। तो जो आपका एट्रिया होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो पतली होती हैं और वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती हैं वो मोटी होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल प्रेशर बना रहा है, प्रेशर के साथ ब्लड को निकाल रहा है,
तो वॉल मोटी होनी चाहिए। एट्रिया के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड इंटर कर रहा है, दोनों साइड से आप देखो, यहाँ पर भी जो ब्लड इंटर कर रहा है और यहाँ पर भी एट्रियम के अंदर ब्लड इंटर ही कर रहा है। तो जब अंदर आ रहा है तो ब्लड के पास इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि हार्ट में आ ही इसीलिए रहा कि पंप हो सके, इसलिए इसकी जो वॉल्स होती हैं वो पतली होती हैं। वॉल्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, किस लिए होती हैं, ताकि जो ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना करने लगे। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे ये लंग से ब्लड निकल कर आया, कहाँ पर एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर जब जाएगा तो जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो ब्लड किधर जाता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है भाई। लेकिन इसके पास दो रास्ते थे, इधर भी आ सकता था और ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में वापस फ्लो कर सकता था, दोनों रास्ते थे। तो हम नहीं चाहते कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड निकल के लंग्स में वापस चला जाए, हम चाहते हैं वो आगे की तरफ जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ताकि वो पंप करे और प्रेशर बनाए और आगे पहुंचे। इसलिए यहाँ पर आपके क्या होती हैं, वॉल्स होती हैं। जैसे आपकी ये, अब मान लो जैसे ये ट्यूब है, यानी हमारी जो ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये है, यहाँ पर ऐसे वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो जब ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, जिस तरह डायरेक्शन में हमें चाहिए होता है, तो ये ओपन हो जाती है, इससे ब्लड यहाँ निकल जाता है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, देखो यहाँ प्रेशर लगाएंगी तो ये यहाँ से ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर पाती हैं, क्योंकि अगर ये फ्लो करेंगी तो ये वॉल्स बंद हो जाएगी, तो बेसिकली इन्हें आगे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी आज की कहानी थी। आई थिंक बहुत बड़ी हो गई वीडियो, लेकिन सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी, जैसे ही अपलोड होगी, आपको मैसेज आ जाएगा। सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर जिसको ना मिले मुझे कमेंट करना, मैं लिंक भेज दूंगा। ओके, और पहले की वीडियोज़ में उन्होंने बताया है कि प्लेलिस्ट किस तरह से ढूंढनी है। ओके, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।